हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए, कैसे हैं सब लोग? बहुत ही ज़बरदस्त होंगे सब लोग, उम्मीद करते हैं। चलो साथियों, शुरू करते हैं आज का कुछ नया टॉपिक। और आप एक A4 शीट पेपर और एक पेन ले लीजिएगा अपने हाथ में, क्योंकि पेट की परीक्षा आने वाली है और उसी से हम लोग बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। लगभग आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, इतने मिल जाएंगे कि आपको ऑनलाइनर में ही अब चीज़ें मिलेंगी, है ना, क्योंकि विस्तार से पढ़ने का समय अब नहीं रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, क्या पता सेम टू सेम ही पेपर में आ जाए, है ना। तो देखिए, अभी जो चीज़ें थी जो नहीं बोली जा सकती थी उनको हमने लिख रखा है बोर्ड पे, और बाकी जो होगा हम बोलेंगे, आप अपने A4 शीट पे लिख रखिएगा, क्योंकि जब आप पेपर देने जाए तो हाथ में ले लीजिएगा और रिवाइज करते हुए जाइएगा, है ना। क्या पता आपको इसी से मिल जाए, है ना। तो देखिए, जैसे कि इसमें प्रश्न लिख रखे हैं बहुत सारे। जैसे पहला है, हम पढ़ेंगे इतिहास से शुरू करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। देखिए, हम बहुत सारे प्रश्न लिख रखे हैं, है ना यार, इसीलिए बीच में क्लास भी नहीं करें, क्योंकि प्रश्न इतने ज़्यादा लिखने थे, तो बहुत सारे लिख रखे हैं और उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आएंगे, है ना, क्योंकि आपके लिए ही हैं और हमारे लिए भी तो हैं ही। तो चलिए देखिए साथियों, पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से जो वन लाइनर में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उनकी हम सारी बात करेंगे, ना। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे चीज़ों की, कि पूरी विस्तार से, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा गया है कि जैसे आपसे पूछा जाएगा, सिंधुवासी जो थे वो सबसे पहले किस चीज़ की खेती करते थे? तो सिंधु घाटी जो सिंधुवासी लोग थे वो सबसे पहले कपास की खेती करते थे। किस चीज़ की खेती करते थे? कपास की। तो सबसे पहले एक काम करिएगा, आप ये पूरी चीज़ जितनी लिख रखी है आप ऐसे उतार लीजिए अपनी कॉपी में, और आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे ये लिख रखा है मोहनजोदड़ो, है ना। तो ये एक स्थल था वहां का, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, एक कह सकते हैं नगर था, एक शहर था, और उससे जो चीजें प्राप्त हुई हैं, मतलब जब वो उसका कह सकते हैं दमन हो गया, जब वो विलुप्त हो गई, तो उसकी खुदाई में जो चीजें प्राप्त हुई, तो वो अब हमसे पूछी जाती है ना। क्या क्या प्राप्त हुआ, ये तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो हमारे परीक्षा में आती हैं और 1-2 नंबर उनसे मिलता है और उसी से हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला है क्या, एक मिनट जरा सा, चलिए हो गया, वापस आते हैं। ठीक है, पहला क्या लिखा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है साथी? तो मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि वृहद स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला लिख रखा है भाई, अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ? माइक हम इधर रख देते हैं, उम्मीद करते हैं आपको आवाज बराबर आएगी हमारी, क्योंकि इतने तेज ही हम बोलेंगे। और अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। ये भी याद रखिएगा कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना, जब मोहनजोदड़ो से वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है मोहनजोदड़ो की। अब जैसे हम बात कर रहे हैं अन्नागार की, अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो की। तो वो ये भी घुमा के पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो याद रखिएगा साथी, अन्नागार है। कौन सी है? अन्नागार है। अगला है, मातृ देवी की मृण मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? बहुत बार पूछा गया और आगे पूछा भी जाता रहेगा कि मातृ देवी की मृण मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो साथी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला है, कांसे की नृत्य करती हुई प्रतिमा, या कह सकते हैं नारी की नृत्य करती हुई कांसे की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है साथी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उम्मीद करते हैं आपको आवाज बराबर हमारी आ रही होगी। अगला है साथी, हड़प्पा। हड़प्पा से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है भाई, देखेंगे एक बार। ये लिख रखा है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है प्रसाधन मंजूषा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे प्रसाधन मंजूषा क्या है? प्रसाधन मंजूषा की जगह साथी ये भी लिख के आ जाता है कि जो मेकअप का सामान, है ना, जो मेकअप का सामान वो जो होता है ना, ये बॉक्स में आता है यार, लेकमी का काहे का आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। अब क्या क्या होता है ये आप जानते होंगे, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रसाधन का जो प्रसाधन मंजूषा है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। या ये भी लिख के आ जाएगा कि मेकअप का सामान कहाँ से प्राप्त हुआ है। जैसे एक चीज़ आपने देखा होगा कि भारत की खोज, है ना, भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक है, ये किसकी बुक है आप हमें बताइएगा। ये बुक दो तरीके से पूछी जा सकती है साथी। जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसी को हिंदी में लिख के आपके पेपर में आ जाएगा, और ऐसे भी लिख के आ जाएगा कि भारत की खोज, तो उसी तरीके की चीज़ें, या मेकअप का सामान लिख के आ जाए, या प्रसाधन मंजूषा, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। अगला है, गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो हड़प्पा से। अभी हम जौ आगे भी देखेंगे, लेकिन जो आगे वाली जौ होगी ना, वो उत्तम किस्म की होगी, मतलब ज़्यादा अच्छी होगी। तो 2-3 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक जैसे नॉर्मल और एक कहते हैं ना ब्रांड, और एक नॉर्मल, वही सारा सिस्टम है, कॉपी पेस्ट और एक ब्रांड होता है ना। और अगला साथी, कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो हड़प्पा से प्राप्त हुए। कहाँ से? हड़प्पा से। हड़प्पा हो गया।
बृहद स्नानागार, अन्नागार, माता देवी की मर्त मूर्ति और कांसे की नृत्य करती हुई नारी की प्रतिमा और माता देवी की मृण मूर्ति, ये दोनों मोहनजोदड़ो से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला है हड़प्पा से क्या क्या चीजें, तो प्रसादन मंजूषा, गेहूं, जौवा, कब्रिस्तान। अगला है हमारा कालीबंगा, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वो उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुए, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके जुते हुए खेत, अब जुते हुए खेत है तो खेत काहे से जोता जाएगा, हल से, तो हल के भी साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, साथी कालीबंगा से। और अगला है वह ऊंट व बैल, अब जो हल चलेगा वह उसको या तो ऊंट चलाएंगे या तो बैल चलाएंगे। अब हमारे यूपी में तो बैल चलाते हैं, अब राजस्थान वगैरह में शायद ऊंट वगैरह चलाते हैं ना, तो उसी तरीके हैं ऊंट व जुते हुए खेत के साथ, हल के साथ, ऊंट व बैल व चूड़ियों के साथ कालीबंगा से मिले हैं। याद रखिएगा कालीबंगा की चूड़ियां फेमस हैं, है ना, तो चूड़ियों के साथ कहां से मिले हैं साथी, कालीबंगा से। अगला हमारा लोथल, लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो लोथल से याद रखिएगा, लोथल से लोमड़ी, लोथल से लोमड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गोदीवाड़ा, डैकयार्ड और किसके चीज, किसके प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, तो खिलौने के, किसके खिलौने से। अगला है चंदूहड़ो, चंदूहड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो मेरे साथी याद रखिएगा लिपस्टिक कहां से प्राप्त हुई है, चंदूहड़ो। और मेकअप का सामान कहां से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से। लिपस्टिक कहां से प्राप्त हुई है, चंदूहड़ो से। अलंकृत हाथी, हाथी पर जो डिजाइनें की गई हैं वो कहां से प्राप्त हुआ है, चंदूहड़ो से। और कंघा, कंघा से कहा, कंघा भी मेकअप में आ जाएगा, लेकिन मेकअप का सामान जो है वो शायद थी मेरे हड़प्पा में, लेकिन जो है कंघा और लिपस्टिक कहाँ है, चंदूहड़ो में। और अगला है वृक्काकार, ईंटें प्राप्त की गई हैं। अलंकृत हाथी या हाथी के खिलौने वगैरह भी यहीं पे प्राप्त किए गए थे भाई। और अगला है बनावली, है ना, ये बनावली लिख लीजिएगा कि बनावली से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो खिलौने के वाले हल, एक होता है ना चलाने वाला खिलौना, एक खिलौने वाले हल प्राप्त हुए हैं। और अगला है सरसों वह तिल के ढेर प्राप्त हुए ना, जैसे ढेर लगाए जाते हैं ना, बहुत सारी अनाज पैदा हो जाती, तो उसके जो ढेर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बनावली से प्राप्त हुए हैं भाई मेरे। और मिट्टी का हल और उत्तम किस्म की जौ, एक जौ की बात हमने ये की है साथी, और एक जौ की बात हमने ये की है। तो उत्तम किस्म की जौ जो है बनावली से प्राप्त की गई है भाई मेरे। और जौ कहाँ से प्राप्त की गई है, तो हड़प्पा से प्राप्त की गई है। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, पूरी क्लास आपको समझ में आ जाएगी। दो चीजें, माता देवी की मृण मूर्ति, है ना, कांसे की नृत्य करती हुई नारी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है साथी मेरे, तो आप बताइए कहां से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो उम्मीद करते हैं आप जल्दी से सारी चीजें लिखेगा, फिर आगे वन लाइनर प्रश्न शुरू करते हैं। हम बोलेंगे, आप लिखिएगा, और बोर्ड पे हम उसका केवल कैसे प्रश्न बनेगा उसका ढांचा हम केवल लिखेंगे, बाकी आपको अपनी कॉपी में पूरा लिखना है। अगर आपको समझ में आए या अच्छा लगे तो बाकी आपकी मर्जी है, हम तो देख नहीं रहे हैं भाई, है ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सबने यह सब लिख लिया होगा। भौकाल प्रश्नों की कतार शुरू कर दी हमने, है ना, भौकाल प्रश्न, है ना, इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए आप पूरा पढ़ के यार उसमें निकालेंगे कि ये कैसे होगा वो, तो उसमें अब समय वो वाला बचा नहीं है। अब यही है कि बस शुरू रहो, है ना। देखिए जैसे पहला प्रश्न लिखा है, सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम, आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु जो वासी थे वो सर्वप्रथम किसकी खेती की, तो जो पहला आंसर है वो किसकी खेती की, कपास की। कपास की खेती सबसे पहले की, किसकी खेती की, कपास की। अधिकांश मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई हैं, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो सबसे ज्यादा मोहरे साथी मेरे सेलखड़ी से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से, सेलखड़ी, लिखते रहिएगा, कहां से, सेलखड़ी से प्राप्त हुई है सबसे ज्यादा मोहरे, सेलखड़ी से सबसे ज्यादा मोहरे। और लास्ट में हम आपको इसी के सामने प्रश्न लिख देंगे तो अब पूरा क्लियर हो जाएगा ना, फिर तो कोई डाउट नहीं रह जाएगा भाई। सिंधु सभ्यता के निर्माता भूमध्य सागरीय द्रविड़ थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो द्रविड़ थे, भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ कौन थे, भूमध्य सागरीय थे। अगला है जैसे सिंधुकालीन जो गलियां थी प्रायः 3 फुट चौड़ी हुआ करती थी। आपसे पूछा जाएगा कि सिंधुकालीन जो गलियां थी वो कितने फुट चौड़ी हुआ करती थी, तो लिख लीजिएगा 3 फुट। तीसरा प्रश्न है, और 3 फुट चौड़ी हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु का जो गलियां थी, इसमें यार गलत लिख गया है ना, इसमें कुछ बड़ी की मात्रा लगा दी, इसमें गलियां हो गया यार, है ना। अगला है सिंधुकालीन मिट्टी से निर्मित सड़कों की चौड़ाई 30 से 35 फुट हुआ करती थी। आप लिखते रहिएगा, सारी चीजें लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंधुकालीन मिट्टी से निर्मित जो सड़कों की चौड़ाई थी वो कितनी थी साथी मेरे, 30 से 35 फुट। लिख लीजिएगा यार, 1 मिनट रुकिएगा, पूरा गड़बड़ा गया हो। चलिए वापस आते हैं, क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी निर्मित जो सड़कें थी उनकी चौड़ाई कितनी थी, तो उनकी जो चौड़ाई थी साथी मेरे, चौथा प्रश्न है 30 से 35 फुट। 30 से 35 फुट इनकी सड़कों की चौड़ाई थी। सिंधुकालीन गलियां प्रातः 3 फुट चौड़ी हुआ करती थी। सिंधुवासी पशु महादेव की पूजा करते थे। लिख लीजिएगा, सिंधुवासी जो थे वो किसकी, सिंधुवासी जो पशु थे वो किसकी, तो महादेव की पूजा करते थे। किसकी, महादेव की पूजा करते थे। सिंधुवादी
राजस्थान स्थित खेतड़ी की खानों से तांबा प्राप्त करते थे। आपसे पूछा जाएगा तांबा के लिए फेमस कौन सा है, तो राजस्थान का खेतड़ी। और सिंधु घाटी तांबा जो लोग थे वो तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, तो वो कहाँ से प्राप्त करते थे, खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पर है साथी मेरे, राजस्थान में भाई, कहाँ पर है, राजस्थान में। सिंधु सभ्यता की सभी सड़कें कैसी थी, तो वो मिट्टी से बनी हुई थी। तब जो है डामर वामर नहीं था, याद रखिएगा। डामर वो जो आजकल जो क्या चीज़ें चल रही हैं यार वो सारी नहीं पता है। तो जो सौर ऊर्जा की जो सड़क बन रही है ना वो सब नहीं है, इलेक्ट्रिक जो सड़कें बन रही हैं वो सब नहीं था तब क्या था। थोड़ा सा रुकिएगा यार, माइक वाइक इधर हो जाता है ना, आवाज़ नहीं जाती होगी। क्या कह रहा है, तो सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो कैसी थी, तो मिट्टी से निर्मित थी। सिंधु सभ्यता से जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे चाहे तो आप लिख लीजिएगा सिंधु सभ्यता, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता। जब 10-20 प्रश्न हो जाएंगे तो उनका एक बार रिवीजन करेंगे। अगला क्या कह रहा है हमारा, कि सिंधु सभ्यता से निवासी लौह धातु से अनजान थे। आपसे ऐसे पूछेगा कि जो है सिंधुवासी जो लोग थे वह जो है लौह अयस्क से अनजान थे या नहीं थे। तो आपको क्या करना है कि वो लोग लौह अयस्क से अनजान थे, लौह अयस्क से अनजान थे। क्या थे, अनजान थे लौह अयस्क से। किससे अनजान थे, लौह अयस्क से। एक मिनट यार, चलिए करते रहिएगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है यार, क्योंकि माइक जो है ना बहुत गड़बड़ करता है, एक बड़ा माइक लेना पड़ेगा। आप लोग का सपोर्ट रहा तो जरूर लेंगे, है ना। क्या कह रहा है आगे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, साथी मेरे खेतड़ी से प्राप्त करते थे। आपको हर एक प्रश्न रट जाएगा। सबसे पहले कपास की खेती, सेलखड़ी से सर्वाधिक मोहरे। 3 फुट क्या थी, गलियाँ थी, गलियाँ 3 फुट थी, गलियाँ, बड़ी की मात्रा नहीं लगाना है। 30-35 फुट चौड़ी सड़क थी। सड़क काहे की थी, मिट्टी की थी। अनजान काहे से, तो लौह अयस्क से। किससे, लौह अयस्क से, लौह अयस्क से। चलिए कहाँ तक पहुँच गए हम, कितना नंबर, 6 नंबर कर लिया है ना। महादेव की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता खेतड़ी से प्राप्त करते थे। तांबे की मिट्टी की सड़कें थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो है लौह धातु से या लौह अयस्क से क्या थे, अनजान थे। सिंधु, अगला है लिखिएगा, सिंधुवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित वोटों का प्रयोग करते थे। आपसे पूछा जाएगा कि जो सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधुवासी थे, वो किस पर आधारित करते थे, तो वो दशमलव प्रणाली जो उस पर आधारित बांटों का प्रयोग करते थे। सॉरी, बांटों का प्रयोग करते थे। लिख लीजिएगा दशमलव पद्धति या दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली की बांटों का प्रयोग करते थे। किसकी, बांटों का प्रयोग कैसा करते थे, तो दशमलव प्रणाली पर। इसका बांटों का प्रयोग दशमलव प्रणाली पर, बांटों का प्रयोग दशमलव प्रणाली पर। अगला है लिखिएगा आप, पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि किसने जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है, तो किसने कहा है, पिगट महोदय ने। पिगट महोदय ने क्या कहा है, लिख लीजिएगा जुड़वा राजधानियां। किसने कहा है, जुड़वा राजधानियां। क्या बोल रहे हैं साथी, जुड़वा राजधानियां किसने कहा है, तो अगली आप जब भी हम लिखेंगे सारे प्रश्नों का तब उसमें हम करेंगे, ठीक है। चलिए अगला कहा गया है कि सिंधुवासियों की जो लिपि थी चित्र प्रधान लिपि थी। कैसी लिपि थी, सिंधुवासियों की लिपि चित्र प्रधान लिपि थी। इस लिपि में लगभग 400 वर्ड हैं। इस लिपि में लगभग कितने वर्ड हैं, 400 वर्ड हैं साथी। और लिपि की लिखावट दाईं से बाईं ओर मानी गई है। लिपि की जो लिखावट है वह साथी दाईं से बाईं ओर मानी गई है। दाईं से बाईं ओर आएंगे हम, ठीक है, दाईं से बाईं ओर मानी गई है। आपसे पूछा जाएगा कि लिपि जो उनकी थी उसकी लिखावट कैसी मानी गई है, तो लिपि की लिखावट दाईं से बाईं ओर मानी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो पिगट महोदय जी हैं उन्होंने क्या कहा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियों की संज्ञा दी है या जुड़वा राजधानियों की संज्ञा कहा है। क्या और क्या बताया हमने कि जो है दशमलव प्रणाली की बांटों का प्रयोग करते थे। किसकी बांटों का, यार इसमें बहुत सारा गलत भी लिख गया है, उसकी टेंशन मत आप करिएगा, आपको पूरा अच्छी अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी, है ना। और अगला लिखिएगा, संभवतः सिंधु घाटी के लोगों ने सर्वप्रथम चांदी का इस्तेमाल किया था। संभवतः लगा है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था, तो चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। किसका, 9 नंबर हो गया, 10 नंबर लिखिएगा, चांदी। चांदी लिख लीजिएगा बस, चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। चलिए ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है कुछ, चलिए हम आराम से बोलते हैं। सिंधुवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बांटों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी के लोगों ने सर्वप्रथम चांदी का इस्तेमाल किया था। आप इस तरह लिखिएगा कि सिंधु घाटी के लोगों ने सर्वप्रथम चांदी का इस्तेमाल किया था। अगला है, नदी व वर्षा के जल को से सिंधुवासी सिंचाई करते थे।
अब अधिकतर क्या होता है, अब क्या होता है साथी कि नदियों से सिंचाइयाँ की जाती है ना, नदियों या नहरों की तो व्यवस्था हो गई है, लेकिन पहले क्या था कि जो वर्षा का जल था उससे सिंचाई करते थे सिंधु घाटी के लोग। आप लिखते रहिएगा कि सिंधु घाटी के लोग वर्षा के जल से सिंचाई करते थे। अगला क्या कह रहा है साथी मेरे कि सिंधु वासियों का मुख्य खानदान क्या था, मुख्य खानदान क्या था, गेहूं व जौ था। मुख्य खानदान गेहूं व जौ था। आप बताइएगा गेहूं व जौ, उत्तम किस्म के जौ और गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये अभी आपसे पूछा जाएगा, आप याद रखिएगा, अभी हम आपसे पूछते हैं साथी। चलिए अगला क्या कह रहा है, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसके जाता है, तो सिंधु सभ्यता को लोगों को सर्वप्रथम कपास उगाने का मतलब उगाने का जो श्रेय है वह सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। और आपसे हमने पहले बताया कि सबसे पहले किसकी खेती की थी, तो कपास की। यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बोलने में अगर इधर उधर हो जाता हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हड़प्पा के टीलों की तरफ सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में ध्यान आकर्षित किया। हड़प्पा के टीलों की तरफ सर्वप्रथम किसने अपना ध्यान आकर्षित किया, तो इनका नाम क्या है, चार्ल्स मैसन। नाम याद रखिएगा, 11 नंबर चार्ल्स मैसन। क्या नाम है इनका साथी, चार्ल्स मैसन, 1826 में। अब क्या किया है आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि हड़प्पा के टीलों की तरफ सर्वप्रथम जो है अपना ध्यान आकर्षित किया है इन्होंने। हाँ चलिए अगला करिएगा, इसमें क्या कह रहा है, हड़प्पाई अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि व पशुपालन पर आधारित थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी जो अर्थव्यवस्था थी साथी वो अधिकतर किस पर आधारित थी, तो लिख लीजिएगा पशुपालन। किस पर आधारित थी साथी, पशुपालन व कृषि पर आधारित थी, पशुपालन व कृषि पर। और ये लोग बाहरी व्यापार भी करते थे बंदरगाहों के तरीके। अभी उसमें फोटो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन हमने देखा है क्योंकि जहाँ से हमने पढ़ाई की थी तो उसमें क्या फोटो दिखाते हैं, उसमें जो बंदरगाहों से वो बाहरी व्यापार करते थे नदियों से, क्योंकि तब जो है ये ट्रेन वगैरह थी नहीं, मालगाड़ी वगैरह ना कि इधर से उधर कर दिया जाए, तो ये सारा सिस्टम नहीं था। तो और अगला लिखेगा, सिंधु वासियों का मुख्य खाद्यान्न क्या था, हमने आपको बताया गेहूं व जौ था। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसके जाता है, तो सिंधु सभ्यता को लोगों को जाता है। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी, तो हड़प्पा। अब सिंधु को पूरा समाप्त करेंगे, उसके बाद ही क्लास बंद होगी। जिसको अच्छी लगे भाई करिएगा, उम्मीद करते हैं आप पूरी क्लास करेंगे, क्योंकि चीज़ें यार देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें बताने में पूरी सुबह हो जाएगी, है ना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें करते हैं। यहाँ के मृतभांड लाल व काले रंग के हैं। कांस्य युगीन सभ्यता थी और इसके जो मृतभांड मिले हैं वह ब्लैक एंड रेड मिले हैं, काले और लाल रंग के मिले हैं। क्या, मृतभांड। हड़प्पा नामक पूरा स्थल से ज्ञात होने के कारण हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। किसका, हड़प्पा नामक पूरा स्थल ज्ञात होने के कारण इसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह बची नहीं है। लिखिएगा, सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी और इसका क्षेत्रफल भी लिख लीजिएगा साथी, 1299,600। कितना, 1299,600 वर्ग किलोमीटर था। कितना था, वर्ग किलोमीटर। त्रिभुजाकार थी, सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार थी और इसका क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार ऐसे थी, त्रिभुजाकार थी और इसका क्षेत्रफल लिख रखा है 1299,600 वर्ग किलोमीटर। इसका क्या था, क्षेत्रफल था। इधर के सारे हो गए, बहुत सारे हो गए, सारे लिखे नहीं हैं यार हमने बोर्ड पे। आप अपनी इस पे जरूर लिख लीजिएगा, किसी तरीके का पेपर आप भी बना लीजिएगा और अपने हाथों से लिखिएगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें कि क्या क्या आपने किया है। चलिए ये सारी चीज़ों की बात कर लें। क्या, कपास उगाने का सर्वप्रथम सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो उसी की है। ये आप इसी तरह लिख लीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगे। किससे अनजान थे, तो लौह अयस्क लौह धातु से अनजान थे साथी मेरे। अगला, दशमलव प्रणाली बाटों का प्रयोग करते थे। जुड़वा राजधानियाँ हड़प्पा व किसको कहा गया है, आपसे पूछा जाएगा कि जुड़वा राजधानियाँ और किसको कहा गया, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है, जुड़वा राजधानियाँ कहा गया है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। और जैसे कि पूछ लिया जाएगा क्या, कि पशुपालन व कृषि पर आधारित थी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपालन व कृषि पर आधारित थे। कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के जो मृतभांड मिले हैं वह कैसे मिले हैं, लाल व काले कलर के। चलिए हो गए, इधर के आगे की बात करते हैं। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त विशाल टीले के विषय में उल्लेख किया। अभी इससे पहले हमने आपको बताया कि 1826 में इनका ध्यान जाता है किसकी तरफ, हड़प्पा की तरफ, और वहीं पर इनको टीला जब विशाल टीला प्राप्त होता तो वहीं से इन्होंने काम अपना शुरू किया, है ना।
आपसे पूछा जाएगा कि विशाल टीले का उल्लेख कब किया है, तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में ही किया। और इनका ध्यान कब गया हड़प्पा की तरफ, तो वो भी 1826 में ही गया था ना। तेरा ध्यान किधर है भाई, हड़प्पा इधर है। तो चलिए, इतिहासकारों ने हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी माना है। सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी किसको माना गया है, तो लिख लीजिएगा, सिंधु की प्रथम राजधानी किसको माना गया है, हड़प्पा को। इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी किसको माना है, हड़प्पा। किसको माना है, हड़प्पा को। किसको यार माना गया है, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी हड़प्पा है। चलिए अगला है, कालीबंगा के उत्खनन में निचली सतह से पूर्व सिंधु सभ्यता और ऊपरी सतह से पूर्व सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि कालीबंगा से उत्खनन में जो उसकी खुदाई हुई है, उसमें निचली सतह, जो उसकी नीचे वाली सतह थी, वहाँ से पूर्व सिंधु सभ्यता, जो निचली सतह थी उसकी, जो कालीबंगा मान लीजिए ये कालीबंगा है, इसकी जो खुदाई हुई है वहाँ से निचली सतह से पूर्व सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं साथी, और ऊपरी सतह से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यार इतना ज़्यादा कभी बोलते नहीं हैं, तो आज लगा कि खांसी आने लगी है ना। अब जब सर पढ़ाते पढ़ाते कोचिंग में पानी पीने लगते हैं तो ऐसा लगता है यार क्या है, लेकिन जब कोई काम आप स्वयं करते हैं तो आपको फिर उसमें एहसास होता है कि हाँ चीज़ें कैसी होती हैं। जैसा हम सोचते हैं कि इतना आसान है, चीज़ें कभी भी आसान नहीं होती है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, एक दिन आप ऐसे कैमरा खड़ा करिएगा, ऐसे मोबाइल सामने की ओर अपने किसी भी चीज़ में, और आप बोलिएगा, आपको एहसास होगा कि चीज़ें कैसे होती हैं। चलिए भाई, हो गया। क्या बताया हमने आपको कि हड़प्पा को प्रथम राजधानी माना गया है सिंधु सभ्यता की। और बात हम कर रहे हैं किसकी, शायद बात कर रहे हैं कि निचली सतह से जो है किसकी मिली है, पूर्व सिंधु सभ्यता, और ऊपरी सतह से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए, कालीबंगा से प्राप्त फर्श के अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ पर किया गया है हड़प्पा में, तो फर्श में किया गया। कहाँ पर, फर्श में किया गया। और ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा। कालीबंगा से काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। काली मिट्टी की चूड़ियाँ, याद रखिएगा, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। अभी हमने आपको बताया कि चूड़ियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चूड़ियों को अवशेष साथ ही प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। काली मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो कालीबंगा। ये ज़रूर लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, कालीबंगा से काली मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला लिखिएगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साथ मिले। बताया हमने आपको, खेत मिलेगा तो हल भी मिलेगा, और हल मिलेगा तो ऊँट या बैल भी मिलेगा। क्या मिलेगा, ऊँट या बैल भी मिलेगा, हल मिलेगा, है ना। तो चलिए, कालीबंगा से जुते हुए खेत, कालीबंगा से मिट्टी की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड या हवन के भी साक्ष्य मिले हैं। ये शायद हमने आपको नहीं बताया, लेकिन लिख लीजिएगा आप कि कालीबंगा से, इसीलिए हमने आपको बताया ना कि जो चीज़ें उधर नहीं हुई हैं वो इधर हो जाएंगी, जो इधर नहीं हुई हैं वो ऊपर हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं से चीज़ें आपको मिलेंगी ज़रूर। और यहाँ पर सामने हम खड़े होकर आपको बता रहे हैं, तो बेवकूफ़ मत समझिएगा, ठीक है। कालीबंगा से क्या मिली हैं, अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य कालीबंगा। यहीं पे लिख लीजिएगा, ऐसे ऐसे एरो बनाइएगा, और इधर लिख लीजिएगा हवन कुंड व अग्निकुंड के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। इसमें जो ये लेथन हो गया है, ये लेथन आपके बड़ा काम का है, लेकिन ये लेथन जो है वो समझ में आए तो काम की है, नहीं तो फिर ऐसे ही लेथन ही है ना। लेथन जो है बड़े काम की है, लेकिन जब समझ में आए तब, और नहीं तो फिर लेथन वाले के लिए लेथन ही है भाई, ठीक है। चलिए अगला लिख लीजिएगा, लकड़ी की नाली भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ऐसे नीचे किया, देखिए, फिर एक ऐसे एरो बनाइए और लिख लीजिएगा, लकड़ी की नाली, क्या, लकड़ी की नाली भी कहाँ से प्राप्त हुई है साथी, कालीबंगा से। क्या क्या, कालीबंगा से। अभी हमने क्या क्या प्राप्त कर रखा है कालीबंगा से, तो कालीबंगा की चूड़ियाँ, है ना, कालीबंगा से चूड़ियाँ, और कालीबंगा से हवन कुंड, अग्निकुंड, लकड़ी की नालियाँ, और इधर याद रखिएगा कि क्या, जुते हुए खेत, जुते हुए और हल के बाद ऊँट व बैल और चूड़ियाँ। कितनी चीज़ें मिली, 4-5 चीज़ें मिल चुकी हैं कालीबंगा से। लकड़ी की नाली भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा की खुदाई बीबी लाल ने की। अब कालीबंगा से सब कुछ मिल रहा है, तो इसकी खुदाई भी किसने की, बीबी लाल जी ने इसकी खुदाई की, किसकी, कालीबंगा की। चलिए अगला लिखिएगा कि कालीबंगा किस नदी के तट पर बसा है। यार ये तो सबको पता होना चाहिए, कौन सी नदी के तट पर बसा है, तो घग्गर। कौन सी नदी के तट पर बसा है, तो घग्गर नदी के तट पर बसा है। कौन सा, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर बसा है। हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ है। दर्पण समझ रहे हैं ना आप, दर्पण,
इस पर हम सुबह जाके, अब हमारे तो बाल ही नहीं है यार, है ना, ऐसे देखते हैं ना, ऐसे कंजूंगी करके पूरा एकदम फिट फाट होके वो दर्पण होता है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ साथी? हड़प्पा से प्राप्त हुआ। कांसे का दर्पण था। कैसा दर्पण था? तो कांसे का दर्पण था, सॉरी तांबे का बना हुआ दर्पण था। जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि तांबे का दर्पण इधर दिख रहा है ना, ये इधर दिख रहा नहीं यार, एक बार देखने दो जी। तांबे का दर्पण, किसका? तांबे का दर्पण। ये अभी सारी लेथन जो है आपको समझ में आ जाएगी। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। ये अभी हमें समझ में आ रहा है, जो साथी लगातार देखेंगे उनको भी समझ में आने लगेगा थोड़ी देर बाद। क्या बताया हमने आपको कि हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ था। हड़प्पा से कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अभी हमने आपको बताया इससे पहले, जो वो बना रखा था क्या, एक चार्ट टाइप, उस चार्ट में हमने आपको क्या बताया? क्लास लंबी चलती है, चलने दीजिएगा, बोर मत होइएगा। क्या बताया कि हड़प्पा से नृत्य करती हुई मृतिका की मूर्ति प्राप्त हुई है और मातृ देवी की मृत मूर्ति भी साथी वहीं से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, लिख लीजिएगा। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई एक इक्का गाड़ी भी प्राप्त हुई है। कहाँ से? हड़प्पा से इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी भी कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। 3-4 चीज़ें मिल चुकी हैं आपको हड़प्पा से। हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी ने 1921 में। हड़प्पा की खुदाई किसने की? तो 1921 दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी ने 1921 में की। अगला प्रश्न बोलता है हमारा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। घग्गर के किनारे कौन सा स्थित है भाई? घग्गर के किनारे बताइएगा। चलिए विनोद बताओ यार, कालीबंगा किसके किनारे है? तो घग्गर के। हड़प्पा किसके किनारे है? तो रावी के। किसके किनारे है? रावी के। रावी के किनारे कौन सा जो स्थित है? यार ये वाले प्रश्न तो हो ही नहीं पाएंगे यार। चलो इतने ही करते हैं, उसके बाद देखेंगे इधर। चलिए किसकी बात कर रहे हैं? हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यार जैसे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि रावी का जो पुराना नाम है, एक पुराना नाम भी है, तो इसका पुराना नाम पुरुषुड़ी है यार। पुराना नाम पुरुषुड़ी है। अब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पुरुषुड़ी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित थी? हड़प्पा कालीबंगा कौन सी थी? तो हड़प्पा स्थित थी। कौन सी थी? हड़प्पा स्थित थी। लिखिए अगला लिखेगा, हड़प्पा कौन सी? रावी नदी के तट के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक शव के सिर को दक्षिण की ओर रखकर दफनाया गया है। अभी हम क्या करते हैं कि दक्षिण की ओर पैर करते हैं, है ना। अब भी जो है हमारे यहाँ कि दक्षिण की ओर पैर करते हैं हम लोग, लेकिन जो पहले था कि उसमें कहा गया कि हड़प्पा में एक शव के सिर को दक्षिण की ओर रखकर दफनाया गया है। तो लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में कि हड़प्पा में एक शव के सिर को दक्षिण की ओर करके दफनाया गया है। अगला क्या कहा गया है? हड़प्पा से एक कब्रिस्तान H और तथा R37 मिला है। ये साक्ष्य जो है ये फोटो में काफ़ी अच्छे दिखते हैं, मतलब ऐसे लोगों को दफनाया जाता था, है ना। ऐसे लोगों को तो कब्रिस्तान H के साक्ष्य हमने आपको बताया, अभी लिखा था ना कब्रिस्तान के साक्ष्य, कब्रिस्तान H के साक्ष्य और कब्रिस्तान R37 के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं। याद रखिएगा। हड़प्पा की खुदाई किसने की है? तो दयाराम साहनी ने 1921 में। कौन से नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। तांबे का एक दर्पण जो प्राप्त हुआ हड़प्पा से। इक्का गाड़ी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। चलिए अगला है समझ में भी नहीं यार बोल क्या रहे हैं। और अगला क्या बोल रहा है साथी? अब आ गए हैं, हड़प्पा हो गया, हड़प्पा से जो जुड़े हुए प्रश्न थे वो खत्म हुए। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जगह बनाएंगे मोहनजोदड़ो के लिए। अब बात करते हैं इधर ही मोहनजोदड़ो की। किसकी? इसी जगह बीच में बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, है ना। किसकी बात करते हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये जो लग रहा ना यार, ये लिखा गया है भैया, ऐसे नहीं मिल गया है कि मतलब चालू हो जाओ कहीं से। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922, हड़प्पा 1921, हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922। किसने की? राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने की है। किसने की है? राखालदास बनर्जी ने। चलिए एक प्रश्न पूछते हैं आपसे और आप ही बताइएगा हमें कि एक तो हो गया हड़प्पा, एक हो गया मोहनजोदड़ो, है ना। अब इसमें बताइएगा कि जुड़वा राजधानियाँ किसको कहा गया है? किसको कहा गया है आप बताइएगा। जुड़वा राजधानियाँ किसको कहा गया है? हमारे तो सामने ही रखा हुआ है, लेकिन आप बताइएगा कि जुड़वा राजधानियाँ किसको कहा गया है। तो साथी भूलिएगा मत, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इसीलिए पहले हड़प्पा की बात की और अब किसकी बात कर रहे हैं? मोहनजोदड़ो की। इन दोनों को जुड़वा राजधानियाँ कहा गया है। और किसने कहा है साथी? तो पिगट महोदय जी ने किस क्या कहा है? जुड़वा राजधानियाँ कहा गया है। चलिए मोहनजोदड़ो की अगली बात करते हैं। 1922 में राखालदास बनर्जी जी ने इसकी खुदाई की है।
सिंधु नदी के तट पर लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो सिंधु नदी के तट पर लरकाना जिला पाकिस्तान, लरकाना जिला पाकिस्तान, लरकाना जिला पाकिस्तान, सिंधु नदी का तट। ठीक है। मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र व ऊनी वस्त्र के साथ मिले हैं। हमने क्या बताया मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो सूती वस्त्र है ना, सूती वस्त्र व ऊनी वस्त्र के साथ मिले। किसके? ऊनी वस्त्र व सूती वस्त्र के साथ मिले हैं। तो लिख रहे हैं कि नहीं आप? अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, कल से चीज़ें बदल जाएंगी। पशुपति शिव तथा पुजारी का सिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्या कह रहा है? आप कॉपी में ऐसे लिखेंगे कि पशुपति शिव और किसका? पुजारी का सिर जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पशुपति शिव व पुजारी का सिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला है विशाल स्नानागार। यार ये बड़ा लंबा लिख रहा है, लिखिए विशाल जो स्नानागार था बताया हमने आपको, तो उसकी जो चौड़ाई लंबाई थी लिखिएगा आप। विशाल स्नानागार जैसे पेपर में लिख के आ जाए ना, तो यार इसको रट के जाइएगा, है ना। एक मिनट रुकिएगा, चलिए लिखिएगा अब। फोर 3 मीटर ये स्नानागार था, और अन्नागार हमने आपको बताया क्या था? अन्नागार 4.1। अन्नागार कितना था? 4.1। चलिए बहुत सारे प्रश्न हमने इंड कर दिए हैं, और कितने किए हैं अभी तक पता नहीं। 4.1 इंटू 15.23 मीटर। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है साथी? अन्नागार है। हाँ चलिए आगे की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो में 7 से 7 परतें मिली हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि यह नगर 7 बार बसाया गया है। ठीक है। होता क्या है कि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही है तो उसमें बताया गया है कि उसमें 7 परतें मिली हैं खुदाई में, और इसी कारण इसको क्या कहा गया है कि इसमें कहा जाता है कि इसमें 7 नगर बसाए गए हैं। कितने? 7 बार इसको बसाया गया है। सॉरी 7 बार। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से नगर को या किसको 7 बार बसाया गया, तो मोहनजोदड़ो। 7 परतें कहाँ से मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो से लिख रहे हैं आप। चलिए, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग कहते हैं। सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान किसको कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को। आप ऐसे लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान व सिंध का बाग कहते हैं। क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो को? सिंध का बाग, सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान बोलते हैं इसको। सिंध का बाग व सिंध का नखलिस्तान। अगला लिखेगा लोथल की खुदाई SR राव ने की। ये मोहनजोदड़ो से कोई छूटा तो नहीं यार? कोई छूट गया हो तो बता दीजिएगा, बाकी हमें तो नहीं लगता है कोई भी मिस हुआ होगा। और अभी डीप में पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा, अभी ये हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर शुरुआत ही करेंगे पूरा एक एक चीज़। अभी हमने आपको सारी चीज़ें नहीं बताई कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं यार। बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं हर जगह से, कहीं से उत्तम किस्म का ये प्राप्त हो रहा है, कहीं से उत्तम किस्म का वो प्राप्त हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बाद लोथल की। किसकी बात करते हैं? लोथल की। लोथल की खुदाई SR राव ने की है। किसने की है? SR राव। SR राव ने इसकी खुदाई की है साथी। SR राव ने किसकी खुदाई की है? तो लोथल की। लोथल कौन सी नदी के किनारे तट पर स्थित है साथी? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? भोगवा नदी। कौन सी? भोगवा नदी। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है यार। अब यार इसमें सन नहीं दे रखा कि इसकी खुदाई कब की थी। 1921 तो हड़प्पा है, 1922 तो मोहनजोदड़ो है। अब कहिए तो SR राव के पास फ़ोन मिलाया जाए। हाँ सर, कब इसका लोथल की खुदाई करवाई थी आपने? वही बोल रहे हैं? हाँ जी। अब संभव है नहीं ना यार फ़ोन मिलाया जाए, अभी फ़ोन भी नहीं है हमारे पास कोई दूसरा की मिलाया जाए, तो अभी जब फ़ोन हो जाएंगे फिर मिलाएंगे, है ना, अभी नहीं। चलिए, भोगवा नदी के तट पर कौन सा स्थित है भाई मेरे? लोथल है। अगला लिखेगा लोथल से युगल सावधान प्राप्त हुआ है। लोथल से आपसे पूछा जाएगा युगल सावधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से युगल सावधान प्राप्त हुआ है, जिसमें सिर पूरब तथा पैर पश्चिम की तरफ लिटाए गए हैं। क्या बताया हमने आपको कि जो है लोथल से युगल सावधान प्राप्त हुआ है, जिसमें सिर पूरब और पैर पश्चिम की ओर लिटाए गए हैं। पैर किधर किया गया है? पश्चिम की ओर किया गया है। और हमने आपको एक और बताया था, अभी जल्दी से बताइएगा, कि हड़प्पा में एक सिर को जो है, एक सौ का जो सिर था वो किधर किया गया है? दक्षिण की ओर किया गया है। ये हड़प्पा में किया गया है। और लोथल में क्या कहा गया है कि युगल सावधान के
जो प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, उसमें सिर पूरब और पैर पश्चिम की तरफ लिटाए गए हैं। अगला लिखिएगा, लोथल से गोदीयाड़ा के अवशेष मिले हैं। डॉकयार्ड है ना, डॉकयार्ड वो जो जहाँ पर नाव आती ना उसको, डॉकयार्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो साथी लोथल से मिले हैं। लोथल एवं रंगपुर से चावल के अवशेष एवं छिलकों के साक्ष्य बर्तनों से मिले हैं, है ना। जो क्या कहते हैं, लोथल एवं रंगपुर से लिखिएगा आप, ये पूरा हम आपको पॉइंट बोलते हैं। लोथल एवं रंगपुर से चावल के अवशेष एवं छिलकों के साक्ष्य बर्तनों से मिले हैं। बर्तनों से छिलकों के साक्ष्य मिले हैं और चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। अगला लिखिएगा सुर कोतड़ा। क्या लिखिएगा? सुर कोतड़ा, सुर कोतड़ा, सुर कोटड़ा या सुर कोटड़ा जो भी बोलते हैं यार, ये पेपर में नहीं लिखने के लिए आएगा आपको, केवल आपको लिखना रहेगा ना, सुर कोतड़ा। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहते हैं कि जो घोड़े के अवशेष मिले हैं, कहीं कहीं पर यह कहा जाता है कि घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अब घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई तो घोड़े के आपसे प्रश्न ऐसी पूछा जाएगा कि घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुर कोतड़ा से। कहाँ से मिले हैं? सुर कोतड़ा से मिले हैं, है ना। अगला लिखेगा रंगपुर कहाँ पर है साथी? तो रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में। और रंगपुर से क्या मिले यार? रंगपुर से चावल मिले हैं भाई मेरे। रंगपुर से क्या मिला है? चावल। और रोजरी से हड़प्पा संस्कृत की उत्तर व्यवस्था के दर्शन होते हैं। लिख लीजिएगा, रंगपुर गुजरात और रोजरी से हड़प्पा संस्कृत की उत्तर व्यवस्था के दर्शन होते हैं। चलिए ठीक है, आप आज की सभ्यता खत्म हुई। कल हम आपको लिख देंगे कि सिंधु जो वासी थे वो कौन कौन सी धातुओं का आयात करते थे, है ना, उनकी धातुएं क्या क्या थी। अगर ऐसे आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। चलिए, टिन, रांगा, चांदी, एक तरफ लिखिएगा, टिन, रांगा, चांदी आयात करते थे ये अफगानिस्तान और ईरान से। कहाँ से? टिन, रांगा, चांदी अफगानिस्तान, ईरान। सोना, अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत। धातुओं की तरफ लिखिएगा सोना, आयात की तरफ लिखिएगा अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत। अगला है साथी तांबा। लिख रहे हो ना भैया? हाँ लिखते रहो। विनोद सो गए का हो? कितना बजा? अभी तो 8:20 हुआ यार। चलिए, जिप्सन व सेल खड़ी से तांबा लिख लिया ना। बलूचिस्तान, खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पर है यार? यार खेतड़ी भूल गए। लो हो गई गया भैया। खेतड़ी कमेंट कर दीजिएगा अगर किसी को याद हो कहाँ पर है। जिप्सन व सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान व गुजरात। आयात कहाँ से होता था ये? जिप्सन व सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान व गुजरात से। संगमरमर कहाँ पर फेमस है? तो संगमरमर साथी मेरे राजस्थान। संगमरमर कहाँ पर है? राजस्थान। संगमरमर राजस्थान, संगमरमर राजस्थान। पहली खेती कौन सी थी? कपास की थी। पहली खेती कपास की थी। घोड़े के हड्डी के साथ सुरकोतरा, घोड़े की हड्डी के साथ सुरकोतरा। मृत करती हुई जो नारी थी, कांसे की मूर्ति थी उसकी, और माता जी की जो मृण मूर्ति मिली है वह कहाँ से मिली है साथी? चलिए आप बताइएगा, आप बताइएगा। इक्का की जो गाड़ी थी, इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सब चीजें हमने आपको बता रखा है। एसआर राव कहाँ ने? एसआर राव याद रखिएगा, जिसको फोन मिलाया गया है अभी। कहाँ पे मिलाया गया है? उनका जो क्या कहते हैं सन नहीं पता है कि उन्होंने किस सन में खुदाई की है लोथल की, इसी कारण उनको फोन मिलाया गया है। कब की है तो नहीं पता, एसआर राव ने की है। अगर किसी को पता हो यार तो कमेंट में कर देना, है ना, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम बता क्या रहे हैं? संगमरमर राजस्थान में आयात होता था। सीसा, है ना, क्या बोला गया? सीसा, सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान। राजस्थान का नाम 2-3 जगह आ चुका है भाई। संगमरमर, खेतड़ी और सीसा में राजस्थान का नाम आ चुका है, याद रखिएगा। ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान। अगला लिखिएगा फिरोजा। फिरोजा कहाँ से? खुरासान। खुरासान अभियान किया था किसी ने, बताइएगा। खुरासान अभियान, कराची अभियान किसने किया था? पागल बादशाह किसको बोलते हैं? यार सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं भाई मेरे, कहाँ हो आप बताइए। सारा दिल्ली सल्तनत अभी निपटा देंगे कल या परसों क्लास में। एक एक प्रश्न आपको लिखवा देंगे। अभी तो हमने पूरा सार से पढ़ा है ना कि क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई। अभी आपको ऐसे निपटा देंगे पूरा इसी तरीके के प्रश्न बोल के। अभी क्या है यार कि जो PDF वाला सिस्टम वो है नहीं हमारे पास। नहीं क्या था, इसी को बस PDF में टाइप करवाना था, बस धड़ाधड़ खत्म था। लेकिन ऐसे आप लिखतेंगे तो आपका ही फायदा है साथी। ठीक है भाई मेरे। फिरोजा, खुरासान, नील स्फटिक कहाँ पर? बिहार व दक्षिण पठार। ये नाम दोबारा नहीं बोलेंगे। नील स्फटिक, नील स्फटिक कहाँ? बिहार, दक्षिण पठार। ठीक है। नीलमणि महाराष्ट्र, नीलमणि महाराष्ट्र और सुलेमानी पत्थर दो साथी, वो सौराष्ट्र पश्चिमी भारत। सौराष्ट्र और पश्चिमी भारत, सुलेमानी पत्थर। सुलेमानी पत्थर, खेतड़ी और संगमरमर और राजस्थान का एक सीसा, 3-4 चीज़ों में आ चुका है राजस्थान का नाम, ये जरूर याद रखिएगा। और क्या क्या? टिन, रांगा, चांदी में अफगानिस्तान का नाम आया। सोना में भी अफगानिस्तान, तांबा में बलूचिस्तान और खेतड़ी। जिप्सन और सेल खड़ी याद रखिएगा, उसमें भी राजस्थान, गुजरात और कौन सा है साथी? तो बलूचिस्तान है यार जिप्सन में। ठीक है, तो भाई क्लास समाप्त करेंगे।
पूरी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा और ये सारी हैं, ये जो समाप्त हो चुकी हैं, इनके जो प्रश्न बनेंगे इससे बाहर तो नहीं जाएंगे। अगर जाते हैं तो अगर ज़्यादा एग्जामिनर को, अब जब किसी की कहते हैं ना कि जब हो, अब उसका जो मन होगा यार वो वही करेगा, अपनी कोशिश हम लोगों ने की है, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और कल हम वैदिक सभ्यता पर पूरी बात करेंगे, वैदिक सभ्यता के जो प्रश्न बने हुए हैं उनको ख़त्म करेंगे, है ना। इसी में हम वेदों की बात कर लेंगे, सब वेदों से जो प्रश्न आते हैं उनकी भी ख़त्म कर लेंगे। जैसे सबसे नॉर्मल से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें कल ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर साथ ही क्लास अच्छी लगी है तो आगे बढ़ाते रहिएगा, कारवां आगे तक ले जाना है। और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं अभी कि जो है क्या कि ये चैनल कब बंद होगा, तो उनको बताना है कि कोई देखे या ना देखे व्यू से फ़र्क नहीं पड़ता है, हम हमेशा इसी तरह चलता रहेगा, है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।